गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है टॉपिक फाइंडिंग द नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड। सो स्टूडेंट्स, वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे कि क्या क्या कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं जिससे कि हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम मेथड। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस याद रखने हैं जब हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम फाइंड कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट इज ट्रांसफर अर्निंग हमें इंक्लूड नहीं करनी है। हमें फैक्टर इनकम या फैक्टर अर्निंग्स को ही इंक्लूड करना है। सो ट्रांसफर अर्निंग्स कौन कौन सी हो सकती है? लाइक ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट्स। क्योंकि ये सारी क्या है, ये वन साइडेड पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। इन सारे इनकम्स के लिए, इन सारी अर्निंग्स के लिए किसी पर्सन ने कोई फैक्टर सर्विस रेंडरिंग नहीं की है। सो हम कहते हैं कि इकोनॉमी में हम वही चीजें काउंट करते हैं जो कि फैक्टर इनकम के थ्रू अर्न होती है। देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। हाउएवर, एज ऑलरेडी नोटेड, रिटायरमेंट पेंशन, लेकिन हाँ ये याद रखना है कि जो रिटायरमेंट पेंशन होती है, हमने यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन डिस्कस किया। ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट देती है वृद्ध लोगों को, वो हम फैक्टर इनकम में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए वो इनकम मेथड में काउंट नहीं होगी। लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन है, बिकॉज उसके लिए उस पर्सन ने पहले वर्क किया हुआ है, फैक्टर सर्विस दी हुई है किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को, सो रिटायरमेंट पेंशन आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज आर पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बिकॉज ये किस में पार्ट होता है? ये होता है पार्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। नंबर 2, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज जैसे थेफ्ट है, गैम्बलिंग है, ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। एज रिगार्ड इनकम जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी, इट इज नॉट इंक्लूडेड सिंपली बिकॉज नो एस्टिमेटेड आर अवेलेबल ऑफ सच इनकम। क्योंकि इनका एस्टिमेशन करना प्रॉब्लमेटिक होता है। नंबर 3, कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड। तो जब सेल एंड परचेज है सेकेंड हैंड गुड्स की, तो उसमें जो कमीशन अर्न हो रहा है उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, क्योंकि वो एक तरह से मिक्स्ड इनकम होती है। दीज आर ए रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, क्योंकि वो पर्सन एक तरह से अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उन गुड्स को सेल एंड परचेज करके, तो जो उसमें कमीशन अर्न होगा वो काउंट होगा नेशनल इनकम में। नंबर 4 है ब्रोकरेज ऑन द सेल परचेज ऑफ शेयर्स। तो सेल परचेज ऑफ शेयर होती है, उसमें जो ब्रोकरेज होती है वो हम काउंट करते हैं या इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम, बिकॉज दिस इज ए रिवार्ड फॉर फैक्टर सर्विस। क्योंकि वो जो ब्रोकर है उसने सेल एंड परचेज में एक तरह की सर्विस दी है जिसके बदले में उसे वो ब्रोकरेज मिली है। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स होते हैं जो कि अचानक से गेन्स हो जाते हैं, लाइक लॉटरीज वगैरह, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सो विंडफॉल गेन्स के साथ साथ जो कैपिटल गेन्स होते हैं वो भी ट्रीटेड नहीं किए जाते हैं फैक्टर इनकम में। नंबर 6 इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विद रेंट एज कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। क्योंकि हमें पता है कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड होता है और जिसके बदले रेंट मिलता है। तो अगर किसी पर्सन की इम्प्यूटेड रेंट है, इम्प्यूटेड मतलब अगर उसके अपने खुद के हाउस में रह रहा है, ओनर्स ऑक्युपाइड हाउस है, तो उसका रेंट भी इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम इसका भी, उसका रेंट भी इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। नंबर 7, corresponding to production for self consumption, there should be generated of income in the economy, it should be taken account of। तो जो प्रोडक्शन होती है सेल्फ कंजप्शन, अगर कोई प्रोड्यूसर सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन कर रहा है तो वो भी जनरेशन ऑफ इनकम में आएगा इकोनॉमी में, सो उसको भी काउंट किया जाएगा। नंबर 8 इज कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीनों ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट के कंपोनेंट होते हैं।
तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट के। तो वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड, अगर एक बार प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में अलग से, अगर वहाँ पर उसको ऐड कर लिया है तो इनको सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एनी ऑफ दीज कंपोनेंट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड, अलग से एडेड नहीं करना है। नंबर 9, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनकम टैक्स अगर पेड किया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में तो वो ऐड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में, क्योंकि जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो फैक्टर कॉस्ट NNPFC होती है, तो उसमें हम टैक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड द लास्ट प्रिकॉशन इज वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन by the employers on behalf of the employees are all components of compensation of employees। ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मेथड डिस्क्राइब कर रहा था कि सारे compensation of employees के ही पार्ट होते हैं। एनी ऑफ दीज कंपोनेंट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड। अगर डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है तो इसकी जो ये बाकी के कंपोनेंट्स हैं, सैलरीज इन कैश, सैलरीज इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, अगर ये अलग से गिवन है तो इनको अलग से सेपरेटली एडेड नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली सिर्फ हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ही कंसीडर करेंगे जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 में इनकम टैक्स जो पेड होता है कंपनसेशन एम्प्लॉयज को, वो हमने कहा था कि हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि ऑल टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट आर रिसीव्ड एज कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट। जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट रिसीव करती हैं वो सारी कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं और दीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, और हम उनको एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज NNPFC। नेशनल इनकम क्या होता है? NNPFC।